हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बेसिस एंड डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो जेम सी 2005 में आया वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टू डायमेंशनल सब स्पेसिस ऑफ आर क्यू ओवर आर। तो इसमें क्या है, आर क्यू जो है आपका थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसकी कुछ बेसिस दी हुई है विद कुछ कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ से आपको इन ऑप्शंस में बताना है कि कौन सी ऐसी सब स्पेस है इसकी जिसकी डायमेंशन 2 है। ठीक है, तो डायमेंशन करना हमने चेक कर लिया था कि जो भी एलिमेंट दिए जाते हैं उनमें कुछ कंडीशंस दी जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो आपको जो टपल्स दिए हुए हैं उनको डायमेंशन मैंने बता दिया था आपको कैसे चेक करते हो। फिर कुछ कंडीशंस हैं वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसमें से, वो देखते हैं अभी। तो फर्स्ट में इसने दिया हुआ है कि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो 0x0 टाइप के हैं, यानी कि इसमें वेरिएबल अकेला x आ रहा है, बाकी दो की जगह तो 0 0 आ रहा है। यानी कि हमें इसको बनाने के लिए जस्ट x वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि इसकी डायमेंशन तो स्टूडेंट्स क्या है, 1 है। ठीक है जी, अब चलते हैं b पे। b काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो जाती है कि हम ये समझ लेते हैं क्योंकि ऊपर पूछा हुआ टू डायमेंशनल सब स्पेसिस, तो हम ये चेक ही नहीं करते कि सब स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे ये देखो, इसने जो सब स्पेस बना के दिया है ये यूनियन से बनाया है। ठीक है, ये सब स्पेस है, यही उठा के दे दिया जिसकी डायमेंशन 1 है। ये भी एक सब स्पेस है जिसकी डायमेंशन 1 है। तो यहाँ पे यूनियन लगाया हुआ है, तो हमें पता है जो यूनियन है सब स्पेसिस की वो ऑलवेज क्या नहीं होता, सब स्पेस नहीं बनाता। उसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि पहले दोनों सब स्पेसिस क्या होनी चाहिए, वेक्टर सब स्पेस। तो दोनों सब स्पेसिस हमें वेक्टर सब स्पेस दी हुई हैं, लेकिन इसमें एक और कंडीशन की थी कि या तो W1 है वो W2 में कंटेन होना चाहिए, W2 W1 में कंटेन होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो, ना ये इसमें आ सकता ना ये इसमें आ सकता, क्योंकि ये आने के लिए इसमें पोजीशन पे y होना चाहिए था और ये इसमें आने के लिए यहाँ पे x होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो ये सब स्पेस ही नहीं बना रहा। ठीक है, ये आपका सब स्पेस ही नहीं बना रहा। या आप इस अगर इस यूनियन है उसमें से कुछ एलिमेंट उठाओगे, जैसे कि अगर मैं एलिमेंट उठा लेता हूँ 0 1 एंड 0। ठीक है, और एक एलिमेंट आप इसमें से उठाओ 0 0 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 0 1 1। अब बताओ कि जो नया एलिमेंट आया है इन दो एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद क्या वो इस जो सबसेट जिसको हमने सब स्पेस प्रूफ करना है उसके अंदर आएगा? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो इस टाइप के हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स इस टाइप के, लेकिन ये तो और टाइप का आ गया जिसकी डायमेंशन 2 हो सकती है, उस सब स्पेस में से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपने ध्यान भी रखना है, पहले चेक भी कर लिया करो कि सब स्पेस बन रही है कि नहीं। तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर बात कर रहा है ये। ठीक है, अब ये जो टप्पल दिया हुआ है इसने, इसके लिए 2 डायमेंशन हमें चाहिएंगी, क्योंकि x और y दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। z को इसने 0 कर दिया, एक कंडीशन वहाँ से निकल गई। पहले 3 थी, z को 0 रखा। ठीक है, तो एक कंडीशन आई, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 2 हो गई। ठीक है, यहाँ से 2 रिस्ट्रिक्ट करने के बाद 2 हो गई। फिर एक कंडीशन और डाल दी इसने कि x + y = 0, यानी कि ये जो x और y भी बच गए ना, इनके अंदर भी एक कंडीशन आ रही है कि y जो है वो -x के बराबर होगा। ये कंडीशन इसमें पुट करोगे तो ये किस तरह से दिखा, x को x रहने दो, y की जगह -x रखो 0। अब देखो इस एक टप्पल को बनाने के लिए कितनी डायमेंशंस यूज हो रही हैं, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक ही यूज हो रहा है ना। तो x को बाहर निकालोगे तो 1 -1 0। तो देखो ये क्या बन जाएगी आपकी एक बेसिस बन जाएगी इस वेक्टर स्पेस के लिए, और इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 2 के लिए पूछा हुआ था, ये भी जा चुका क्योंकि इसकी डायमेंशन 1 थी। ये भी जा चुका क्योंकि वेक्टर सब स्पेस ही नहीं बना रहा था। ये भी चला जाएगा क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी है, 1, इसकी बेसिस ये है। ठीक है, बचा ये ऑप्शन, इसकी आप देख सकते हो इसको बनाने के लिए कितने टप्पल्स यूज हो रहे हैं, 2, x और z। तो इसकी बेसिस आपको निकालने के लिए बोल दी जाए तो आप पहले x को बाहर निकालोगे तो 0, जहाँ निकाला बाहर वहाँ 1, बाकी जगह 0, प्लस z जब निकालोगे तो 0 0 1। तो इसकी डायमेंशन 2 हो जाएगी और इसकी बेसिस 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है और V वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 3 डायमेंशनल वेक्टर सब स्पेस ही है। ठीक है,
आर क्यूब की बात कर रहा है, लेकिन अब ये कंडीशन जो दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है, इसके थ्रू, क्योंकि इसने ए के अंदर जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर एक्स वाई जेड पुट कर दिए। अब इसने कंडीशन जिस तरह से यहाँ कंडीशन दी हुई थी, ठीक है, इसी कंडीशन को इनडायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ कि इसमें से होगा, यहाँ से कंडीशन पहले निकालोगे फिर होगा, ठीक है। हम निकालेंगे भी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है, पहले आप किस सब स्पेस में बात कर रहे हो वो गिन लो। तो यहाँ पे सब स्पेस है जो वो 3 की होगी, ठीक है। अब जब रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, कंडीशंस लगाएंगी, वो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं 3 माइनस LI लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशंस। जो आपको लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशंस दी जाती हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपकी क्या हो जाती है, डायमेंशन हो जाएगी स्टूडेंट किसकी, जो सब स्पेस आपको पूछा हुआ है। जैसे कि ये हाँ यहाँ है, ठीक है, ये सब सेट किसका बन रहा है, 3 का, यानी कि 3 भी आ सकता है, क्योंकि हमें पता है पूरा का पूरा आर क्यूब भी उठा सकते हो, तो 3 लगा लिया मैंने माइनस। अब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेगी, रिस्ट्रिक्शन कहाँ से, ए डिटरमिनेंट 0। जब ए डिटरमिनेंट 0 पुट करोगे तो यहाँ से तो कंडीशन तो एक ही आ सकती है ना, ठीक है, इससे 2 कंडीशन तो नहीं आ सकती। फिर भी आप चेक कर सकते हो, क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 1 2z माइनस 3y, फिर -1 और 2z माइनस 3x और +1 2y माइनस 2x, 2y माइनस 2x, इसको पुट कर दो 0, यानी कि यहाँ से आपकी जो कंडीशन बनेगी वो बन गई 2z माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3x प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। कुछ कटता है तो काट दो, बाकी रहने दो, ठीक है। तो यहाँ से x की जगह तो आ गया आपका 3x माइनस 2x, x आ गया, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y आ गया, 2z और 2z ये कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि इसने क्या रिस्ट्रिक्शन दे दी। अब कुछ गलत हुआ है तो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ से कंडीशन एक ही बनेगी, तो इसकी डिमेंशन आप यहाँ डायरेक्ट चेक कर सकते हो, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो डिटरमिनेंट से एक लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन बनी, वो हमने जो इस सब स्पेस बन रहा था जिसकी, उसमें से माइनस करके इसकी सब स्पेस की डिमेंशन निकाल ली, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गेट 2007 का क्वेश्चन था, ठीक है जी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बोल रहा है कि बेसिस बताओ। देखो यहाँ हमने डिमेंशन भी निकाली थी और बेसिस मैंने बताया कैसे निकाल रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। साथ साथ में प्रैक्टिस कर लिया करो, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहे जिसमें आपको बेसिस निकालने में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। अब देखो, ए बेसिस ऑफ वी आपको सब स्पेस दिया हुआ है। सब स्पेस क्यों बोल रहा हूँ कि वहाँ वेक्टर स्पेस भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो सब स्पेस आ जाएगा R4 का, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे देखने को तो 1 2 3 3 कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। अब इसकी डिमेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 में से लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशंस हमें निकालनी होती है। अब जो ये है ये चेक कर लिया करो, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, इन कंडीशंस में से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर जाती है। यानी कि अगर 3 कंडीशन दे रखी हैं तो उनमें से अगर 2 लीनियर इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है तो वो हमारे काम की नहीं रहती, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होता है कि जब वेरिएबल्स को हम सोल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको 4 वेरिएबल दिए जाते हैं और आपके पास 4 इक्वेशन है तो आप इजीली निकाल लेते हो। 2 इक्वेशन है 4 वेरिएबल, तो आपको पता है 2 फ्री वेरिएबल हो जाते हैं, तो वो जो फ्री वेरिएबल आएंगे वो ही इसके डिमेंशन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो इनको आपने चेक करने के लिए क्या करना है, जितनी भी, जैसे यहाँ पे 4 वेरिएबल है तो आप क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एज इट इज इनके कोएफिशिएंट उठाओगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो फर्स्ट कंडीशन में एक्स वाई जेड डब्ल्यू के जो कोएफिशिएंट है उसको रो में लिखो। तो एक्स का 1 है, वाई का 1 है, जेड का -1 है और डब्ल्यू इस पर आ नहीं रहा तो 0 है, ठीक है जी। इसी तरह से इसमें x का 0 है, y का 1 है, z का भी 1, w का भी 1, इसको 2 और y -3 और -1। फिर आपने क्या करना होता है, इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए इसमें आपने जस्ट इसको, ये y मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 आएगा, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर देता है इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो उसमें हम क्या करेंगे,
जिस फर्स्ट रो में अगर नॉन जीरो एंट्री ये आ रही है तो इसके नीचे सारे जीरो बनाते हैं। फिर जहाँ भी सेकंड रो में जहाँ पहला नॉन जीरो एलिमेंट आएगा उसके नीचे जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जीरो बनाओगे तो फर्स्ट रो 1 1 -1 0 और ये आ गया 0 1 1 1। अब इसमें से R3 पे ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, R3 - 2R1, तो ये 0 आ जाएगा, 1 - 2 -1 हो जाएगा, -3 माइनस करूँगा तो ये +2 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 ही ये रहेगा। तो आप देख सकते हो अब ये और ये एक दूसरे में ऐड करोगे तो 1 1 -1 0 0 1 1 1, ये 0 हो जाएगी पूरी रो, ठीक है। जब R3 में R2 ऐड कर दोगे तो अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसमें क्या आ गया कि हम 3 कंडीशंस तो दे रखी थी, लेकिन जब हमने चेक किया तो एक इंडिपेंडेंट हो गई। आपको पता चल जाएगा कि जो 0 बन गई वो बाकियों पे डिपेंड कर रही हो, ये आप देख सकते हो, ठीक है। बाकियों पे क्या कर जाएगी, डिपेंड इन 2 से ही बन जाएगी, जैसे आपने चेक किया है। तो थर्ड जो है लीनियर जो कंडीशन आपको दे रखी है वो पहले 2 पे क्या कर जाएगी, डिपेंड कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारे कमी कितनी है, 2 ही हैं जो इसको डिफेक्ट करेगी, इसको चेंज करेगी रिस्ट्रिक्शन। तो 4 - 2, इसकी डिमेंशन कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक तो तरीका ये था, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन आप निकल कर सकते हो। इसकी डिमेंशन 2 है, यानी कि इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2। यहाँ पे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अलग अलग तरीके होते हैं हर एक के, तो आप जो अप्लाई करना चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 डिमेंशन है, तो ये सारे ऑप्शन आपके नेगलेक्ट ही हो गए, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट्स किया आपने, क्या किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऑप्शन देख के करना था, ठीक है। यहाँ भी 2 दे देता, यहाँ भी 2 देता, यहाँ भी 2 देता, यहाँ पे 3 करता, तो एक ऑप्शन को नेगलेक्ट करने के लिए क्या ये करते, ठीक है। अब मेरे को पता था ये निकल जाएगा, यहाँ पे 2 डिमेंशन है, यहाँ पे 1 1 है, क्या पता है 2 आ गई तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 आती तो ये चेक कर लेते कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है। इसलिए ऑप्शंस को देख के आपने करना है, अदरवाइज हम इसको, तो इसकी डिमेंशन तो आ गई ये, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते, ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिस के, वो आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो इसको। तो इसका पहला एलिमेंट उठाओ, इसमें पुट करो, तीनों कंडीशंस चेक करनी होती है आपने हर एक एलिमेंट के लिए, इसीलिए मैंने उस तरीके से किया है। क्योंकि इसमें इसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे, वो आपका लक है, क्या पता पहली कंडीशन में पुट करते ही ये गड़बड़ हो जाए। तो ये बोल रहा है कि 1 1, ठीक है, फिर -z, तो माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि पहला एलिमेंट पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि इसमें तो ये गड़बड़ कर गया। अब देखना, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, फिर इन दोनों को उठा के इसमें पुट किया। इसलिए आपने क्या करना था, ये मेथड यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे ये नेगलेक्ट नहीं हुए, एक ही नेगलेक्ट हो पाया आपका ऑप्शन, और ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब तो हमें तभी पता चल सकता है जब इसकी डिमेंशन पता चल जाए। डिमेंशन हमने इस तरह से निकालनी है, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम मैट्रिसेस से रिलेटेड, ठीक है। आपको मैट्रिक्स दी जाएगी n क्रॉस n की, और उसकी एंट्रीज R में से आ सकती है, फिर फील्ड R आ सकता है, कॉम्प्लेक्स में से एंट्री आएगी, जो स्केलर आएंगे वो R में से या कॉम्प्लेक्स में से आएंगे, तो क्या इफेक्ट करते हैं वो चेक करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने कुछ पर्टिकुलर मैट्रिसेस ले रखी हैं, उनकी डिमेंशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी जाती है आपको, डायगोनल, स्केलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। पहले तो जनरली हम चेक करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था एक चीज़ तो, कि अगर आपको m मैट्रिक्स दी जाती है n क्रॉस n की, ठीक है, तो उसको आप जस्ट Rn क्रॉस n इससे ही रिप्लेस करके चेक कर लिया करो कि उसको एक टप्पल स्पेसिस में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी हम करवा देंगे कि मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर करते हैं, इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म सेट कर देते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या है, हम एक मैट्रिक्स को भी टप्पल स्पेसिस में लेके पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको डायमेंशन निकालने में ईजी होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे अगर मैं R और R की बात करूँगा तो इसकी डिमेंशन आएगी 1, क्योंकि फील्ड ओवर फील्ड। यहीं पे अगर आपको mn क्रॉस n R फील्ड R दे रखी है और इसकी जो डिमेंशन है वो भी आपकी R ही दे दी जाए, ठीक है। यानी कि mn क्रॉस n की मैट्रिक्स ले रखी है जिनकी एंट्रीज R में से आ रही हैं,
और ओवर आर की बात की जाती है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो वो कैसे निकालोगे। अब इसको आप क्या कर सकते हो, आर एन क्रॉस एन इससे रिप्लेस कर सकते हो। फील्ड को हम अंदर लिखते हैं। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि डायमेंशन कैसे निकलती है, जो ऊपर आ रहा होगा फील्ड ओवर फील्ड तो ऊपर आ रहा होगा तो एन स्क्वेयर। तो इसकी जो आर ओवर आर की बात की जाए, इंट्री जो मैट्रिक्स के वो आर आए, और ओवर फील्ड की बात की जाए तो इस तरह से डायमेंशन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर आपको एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स दी जाती हैं ओवर सी, यानी कि इंट्रीज कहाँ से आ रही हैं, सी में से आ रही हैं, और फील्ड की जगह आपने रख लिया आर। अब इसको क्या रखोगे, इसको आप रखोगे सी एन क्रॉस एन। अब आर की जगह किसने ले ली, सी। अभी इंट्रीज कहाँ से आ रही है, एन क्रॉस एन में से, ओवर आर बात की जा रही है। ठीक है, सी ओवर आर जो है उसकी डायमेंशन कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एक एलिमेंट आता है ए प्लस आयोटा, उसमें दो वेरिएबल यूज होते हैं, दो स्केलर यूज होते हैं इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन 2 हो जाती है। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पे 1 थी तो इस वजह से मैंने क्या किया, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे हम 2 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी जाती है, इंट्रीज उसकी आर में से आ रही है, फील्ड आपने कॉम्प्लेक्स रख लिया, तो ये पहले तो ट्रीटमेंट देख लो क्या हो रहा है, आर ओवर सी की तरह हो रहा है ना। बाद में n क्रॉस n तो बाद में करोगे ना। तो यहाँ पे पहले इसकी इंट्रीज आर में से आ रही है, स्केलर कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में से। तो ये मैंने बताया था कि सब फील्ड क्या हो गया, बाहर आ गया, बड़े सेट में सब फील्ड आ गया, स्केलर जहाँ से आ रहे हैं वहाँ फील्ड आ गया। तो ये कभी भी सब स्पेस नहीं बनाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसी के अंदर आपका केस आ जाता है n क्रॉस n, कॉम्प्लेक्स में से एंट्रीज आ रही हैं और कॉम्प्लेक्स ही उसकी फील्ड है, तो ये ट्रीट होगा c ओवर c की तरह। ठीक है, फिर n क्रॉस n है तो मैंने आपको बता दिया n क्रॉस n रख दो। अब c ओवर c, फील्ड ओवर फील्ड की बात की जाए तो उसकी डायमेंशन होती है 1, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, n स्क्वेयर। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे ये और ये चेंज हो रहे हैं, आपकी डायमेंशंस भी चेंज होती जा रही हैं, ये आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है जी, कि कब कैसे कि जो सेट है उस पे भी आपकी वेक्टर सबस्पेस बनेगी नहीं बनेगी डिपेंड करता है, फील्ड पे भी डिपेंड करता है। तो सेम एज इट इज आपकी डायमेंशन भी इनके ऊपर डिपेंड कर जाएगी। वो डायमेंशन की बात तो हम तब करेंगे जब वेक्टर सबस्पेस बनता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, n क्रॉस n की डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स पहले तो क्या होती है स्टूडेंट, ये जितनी भी मैट्रिक्स मैंने ले रखी हैं ये सारी की सारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे 0 आएंगे, ये 0 आ गए। ठीक है, तो इसमें ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि हमें इसको बनाने के लिए स्टूडेंट कितने एलिमेंट्स चाहिए, क्योंकि हमें पता है डायगोनल में क्या होते हैं, n एलिमेंट्स। फिर ऊपर जो होगा वो होता है आपका सुपर डायगोनल, नीचे वाला सब डायगोनल। तो सुपर डायगोनल और सब डायगोनल में एलिमेंट्स जो आते हैं वो आपके n-1, फिर ऊपर जैसे जैसे जाओगे वो घटता जाएगा, 1 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो हमें डायगोनल के लिए जस्ट n एलिमेंट्स की ही जरूरत पड़ती है, तो इसकी जो बेसिस में एलिमेंट्स आएंगे वो n एलिमेंट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर बेसिस के एलिमेंट होंगे वो आपके मैट्रिसेस ही होंगी डायगोनली। अब देखो स्केलर क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमें n एलिमेंट्स की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो n एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम है। यानी कि अब इसका काम तो फिर किससे चल गया, एक एलिमेंट से नहीं चल गया। तो इसकी स्केलर जो है, अब मैं बात यहाँ पे जो कर रहा हूँ एक बार ध्यान रखना कि ये बात कर रहा हूँ मैं आर ओवर आर। जो फील्ड में चेंजिंग आएगी वो यहाँ से कर सकते हो, ये मैंने इसलिए पहले बता दिया कि फील्ड और सेट को चेंज करोगे तो कैसे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए आर ओवर आर की बात कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आर एन स्क्वायर आर की, क्योंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स मैंने ले रखी है। फिर चलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। इसमें 2 आता है, एक तो अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। 2 टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। इसमें क्या होता है क्योंकि स्क्वायर है तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बनती है, नीचे ट्रायंगल बनती है, उसी के अकॉर्डिंग हम नेमिंग कर देते हैं। तो आपको पता है ये इसमें एक में
लोअर ट्रायंगुलर की बात करोगे तो यहाँ पे 0 आ गया, अगर अपर ट्रायंगुलर की बात करोगे तो नीचे वाले में 0 आ गया। यानी इसको या इसको बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, डायगोनल पूरा बनाना पड़ेगा, तो इसमें n एलिमेंट आएंगे। फिर आपका नीचे जो आएगा वो सब डायगोनल आएगा, उसमें n-1, फिर आगे n-2, इस तरह से होते होते लास्ट में एक एलिमेंट तक पहुंच जाएगा। यानी कि हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए, n-1 आपका डायगोनल को बनाने, n आपको डायगोनल को बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। फिर प्लस n-1 नेक्स्ट सब डायगोनल को, फिर इस तरह से n-2 चलते चलते ये कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, 1 से लेकर के n तक एलिमेंट्स को ऐड करना है। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n+1/2, चाहे तो इसमें अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, आपका जो डायमेंशन आएगा वो n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। बेसिस सॉरी वेक्टर स्पेस के अंदर अगर आपकी फील्ड चेंज की जाती है तो उसी अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर दोगे। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हमने देखा होता है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करो वो का वो आए, यानी कि Aij Aj के बराबर होगा, ठीक है। ट्रांसपोज का मीनिंग रो को कॉलम, रो पोजीशन को कॉलम पोजीशन में, कॉलम पोजीशन को रो में कन्वर्ट कर देते हो, ये आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अब देखो इसमें पहले चेक कर लिया करो कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स आप कुछ नहीं बता सकते इसमें से, तो ठीक है कि ai = a आ गया, तो नहीं डायगोनल में जो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे उनके पास खुली छूट है। तो n तो हमें, अब देखो ये आपकी क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल, ये इधर वाला पोर्शन, ये इधर वाला पोर्शन, ये मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए तो इसको घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मैट्रिक्स को आप घुमाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इन एलिमेंट्स को अगर हम काउंट कर लें तो ये तो इधर वाले तो इसका वही तो है रेसिप्रोकल, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद वही तो आने वाले हैं। तो इसलिए हम इसमें भी क्या करते हैं, n एलिमेंट्स आपको चाहिए किसमें, डायगोनल बनाने में लिए, n+1 किस में चाहिए, सुपर डायगोनल। इस तरह से चलते चलते ये आप कहाँ n-1 सॉरी, फिर इस तरह से घटते घटते 1 तक पहुंच जाता है। तो ये हमें कितने एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं टोटल, तो इसमें भी आपका फॉर्मूला बनेगा वो n+1/2 बन जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपने ध्यान रख लेना है, यहाँ भी n+1/2, यहाँ भी n+1/2। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्री की, इसमें कन्फ्यूजन होती है, ये ध्यान रखना आपने। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक में हमने देखा होता है कि ट्रांसपोज करोगे तो वो ट्रांसपोज -a के बराबर आएगा, यानी कि Aij को आप कन्वर्ट करते हो Ji में तो -ji हो जाता है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जो इसके डायगोनल, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन जब जो आपका सी को पार्ट होता है उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह के कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दे दी जाती है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स, हमें पता है डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, ये जो पोजीशन होती है सेम हो जाती है। तो ai ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 2ai क्या हो जाएगा 0। यानी कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। और जो अब देखो n×n स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो जो डायगोनल को n एलिमेंट्स बनाने के लिए जरूरत पड़ रही थी उनमें कुछ नहीं पड़ी। तो पहले तो डायरेक्ट ये क्या हो गया, ये चला गया, यहाँ पे सभी जगह 0 0 है, तो इनको बनाने के लिए किसी भी डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ तो इधर वाले पोर्शन में पड़े एलिमेंट्स हैं या इधर वाले पोर्शन में पड़े हुए हैं। अब हमें पता है Aij Ji के बराबर है, तो इधर A12 आएगा तो इधर 2A1 माइनस में ही होगा। तो इन दो एलिमेंट्स को बनाने के लिए एक की जरूरत पड़ी, फिर आगे वाले दो एलिमेंट्स को, यानी कि हमें किन की जरूरत पड़ रही है, अगर आपको सुपर डायगोनल में n-1 एलिमेंट्स डालने, उससे आगे वाले में n-2, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। तो इधर वाली साइड को बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ गई, 1 से n-1 तक ऐड करना है, तो n-1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया फॉर्मूला n-2। अब देखो इधर वाले पोर्शन में तो यहीं से तो एलिमेंट आ रहे हैं उल्ट पुल्ट के, ये वाला फॉर्मूले से, ठीक है। तो इधर वाले एलिमेंट्स के लिए अलग से हमें एलिमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी।
तो ये 0 की वजह से n हमने निकाल दिया था, n तक नहीं गए, हमें स्टार्टिंग जो हुई वो सब डायगोनल से। आप इस सब डायगोनल से स्टार्ट कर सकते हो, सुपर डायगोनल से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सब डायगोनल और सुपर डायगोनल दोनों में n-1 एलिमेंट्स ही आएंगे। तो n(n-1/2) इसकी डायमेंशन हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है जी। अब यहीं पे इसकी इंट्रीज डाल दे कॉम्प्लेक्स में से। अब देखो कॉम्प्लेक्स में से इंट्रीज आ जाए और आर कर दिया जाए। अब मैं बात करूं यहां इस तरह की कि जितनी मैट्रिसेस हैं ये, इनमें क्या आ जाए, इंट्रीज इस तरह की आ जाए कि सी ओवर आर, तो सभी के साथ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर सी ओवर सी, यानी कि सी में से एंट्री आ जाए, सी ही आपकी फील्ड आ जाए तो 1 रहेगा, तो उसके इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। पहले तो ये वाला जो प्रोसीजर मैंने बताया था कि जब मैट्रिसेस हैं उनको आप कैसे टप्पल स्पेसिस में कन्वर्ट करके देख सकते हो, वहाँ से आपको इजी पता चल जाएगा कि आप कौन सी वेक्टर सबस्पेस बनेगा या कौन सी नहीं बनेगी। फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और पर्टिकुलर टाइप्स हैं जो मैट्रिसेस की, उनके लिए भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी मैट्रिक्स है ट्राई डायगोनल, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, अब ट्राई डायगोनल इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो उसको भी दूर कर देते हैं। तो ट्राई डायगोनल में मतलब ट्राई मैंने 3, डायगोनल मैंने इसके अंदर जो डायगोनल्स आ रहे होंगे उनके अंदर एंट्रीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेनली जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है, फिर आपका सब डायगोनल होता है, फिर सुपर डायगोनल होता है, यानी कि 3 डायगोनल ही होंगे। यानी कि इसमें n एलिमेंट्स होते हैं, हमें पता है सुपर डायगोनल और सब डायगोनल, और उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, n-1। ठीक है, तो यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो अदर देन जो ये 3 डायगोनल है उनके अलावा सभी जगह एंट्रीज क्या हो जाए स्टूडेंट, 0। तो आपने ट्राई डायगोनल को दिमाग में बिठा लेना है कि जिसके अंदर जस्ट 3 डायगोनल्स, एक मेन डायगोनल प्रिंसिपल, एक सब डायगोनल हो गया, एक सुपर डायगोनल हो गया। ठीक है, इनके अंदर ही एलिमेंट्स हमने देखने हैं, बाकी जगह 0 करते हैं। यानी कि इन तीनों के अलावा सभी जगह क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स 0। यानी कि हमें कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी, n हमें प्रिंसिपल डायगोनल बनाने के लिए चाहिए, n-1 हमें किसमें, सुपर डायगोनल, और n-1 ही हमें सब डायगोनल। इनको सबको ऐड करो, ये आपका क्या आ जाएगा, ये बना आपका n यहाँ से n यहाँ से 3n बन गया, -1 यहाँ से -1 यहाँ से 3n-2। तो आप देख सकते हो, ये मैं पहले ही बता दूं, ओवर आर की बात की जा रही है, और मैं मान के चल रहा हूं कि जो हमें जो इसके अंदर एंट्रीज जो आ रही हैं वो भी आपकी आर में से आ रही हैं, वो आपने कन्फ्यूजन नहीं रखना। अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज करके आर करता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। फिर बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की। देखो अब आपकी एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं, कॉम्प्लेक्स में आ रही हैं, सिमेट्रिक में भी आप डाल सकते हो, वहाँ से चेंज हो जाएगा कि सिमेट्रिक के अंदर भी आप डाल सकते हो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम जस्ट ट्रांसपोज की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी वो अगर ओवर आर की बात करता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कॉम्प्लेक्स की बात करता है तो वो उस पर कोई चेंज नहीं आता। अब हर्मिशियन के अंदर क्या होगा कि अगर आप क्या करते हो, AIJ का कंजुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कंजुगेट की बात होती है, वो क्या आ जाएगा, AIJ के बराबर ही आ जाता है। यानी कि हर्मिशियन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, A⁴ करते हैं मेनली। थीटा क्या होता है, पहले आप ट्रांसपोज कंजुगेट करो जी, कंजुगेट ट्रांसपोज करो, एक ही बात है। यानी कि इसमें नई कंडीशन क्या आ गई, कंजुगेट आ चुकी। ठीक है, अगर कंजुगेट की वीडियो देखनी है तो कॉम्प्लेक्स में हो चुका है वो टॉपिक, आपका अच्छे से मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब हमें तो बस मेनली वही चीज़ें देखनी होती है कि स्क्यू, जैसे कि हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में देखा था कि डायगोनल के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे। अब डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स कौन से आने वाले हैं, AII होते हैं, तो AI का ट्रांसपोज करोगे AII ही हो जाएगा। यानी ट्रांसपोज अब हटा भी सकते हैं ना, क्योंकि हमने AIJ, इसको हटाओ, मतलब आप ऐसे लिख दो इस तरह से कि AIJ का, क्योंकि ट्रांसपोज मैंने IJ को JI कर दो। ठीक है, ये ट्रांसपोज ही हो गया एक तरह से।
तो एलिमेंट्स आपको दिखेंगे ए आई का कंजुगेट ए आई के बराबर आ गया। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि कोई नंबर आपको कॉम्प्लेक्स ऐसा दिया जाए जिसका कंजुगेट वही आ जाए, तो वो कौन सा होता है? रियल नंबर होता है ना, क्योंकि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स में ही बैठे होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें ध्यान क्या रखना है, ये क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी यहाँ से कि ए आई का मतलब एक एलिमेंट का कंजुगेट वही आ गया, तो विच इम्प्लाइज दैट दिस ए आई बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर होंगे। तो ठीक है जी, यानी कि हमारा माइंड सीधा यहीं चले जाना चाहिए सबसे पहले तो, यानी कि इंट्रीज आपकी सी में से आ रही है और हम आर की बात यहाँ पे कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें अब करेंगे तो अब अगर एंट्रीज ही आर में से डाल ली तो फिर उसकी हर्मिशियन को हम सिमेट्रिक में भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे इसका कोई फ़र्क ही नहीं आने वाला। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो रियल में ही आएंगे, यानी कि इनको एलिमेंट बनाने के लिए तो एन ही हमें जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ए आई हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन वो तो रियल हैं, तो रियल को बनाने के लिए और रियल तो कितनी जरूरत पड़ेगी? एन ही जरूरत पड़ेगी, है ना। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब जब हर्मिशियन की बात करें या स्क्यू हर्मिशियन की बात करें तो आप एक साइड से ही काउंट कर लिया करो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ कितने एलिमेंट्स आएंगे? n-1 आएंगे। नेक्स्ट में क्या आएंगे? n-2। इस तरह चलते चलते आपका यहाँ क्या आएगा? 1 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, यानी कि हमें जरूरत कितने एलिमेंट्स की यहाँ पे पड़ रही है? इसमें हमें n, अब मैं बताता हूँ, n को अलग से लिख दो। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमें n की जरूरत है। ठीक है, इनको बनाने के लिए अब इधर वालों को तो छोड़ दो, चाहे इधर वालों को ले लो, इधर वालों को छोड़ दो, क्योंकि हमें पता है ट्रांसपोज के बाद वही बनने होते हैं ना एलिमेंट्स। तो पहले मैंने बता चुका हूँ मैं कि अगर आपको कहीं पे जैसे टप्पल में हमने देखा था कि x x y आ जाए तो आप इस एक दो एलिमेंट इन दो को बना सकते हो ना एक से, तो वही बात यहाँ हो जाती है। तो 1 1 1 0, तो ये इसी तरीके से हम वहाँ कर देते हैं, क्योंकि A11 A12 आएगा उधर A21 दोनों को बना देगा एक एलिमेंट ही। ठीक है, तो दो काउंट ना करके हम क्या करते हैं? एक काउंट करेंगे। तो यहाँ से जो हमें डायगोनल एलिमेंट्स बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? n एलिमेंट्स की। ठीक है, अब जब बात करेंगे सुपर डायगोनल या उससे आगे डायगोनल जो भी आ रहे हैं आगे तक 1 तक, तो उनके लिए हमें कहाँ से कहाँ तक जरूरत पड़ी? 1 2 एलिमेंट्स की इधर से काउंट करते आ रहे, तो 1 2 3 इस तरह से कहाँ तक जरूरत पड़ रही है आपको? n-1 तक, क्योंकि हमने डायगोनल को तो अलग कर दिया है। अब ये टोटल ओवरऑल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 1 से n-1 नेचुरल नंबर का सम करते हो तो वो n-1/2 आ जाता है। ठीक है, अभी मैंने बोला हुआ है कि इंट्रीज आपकी कॉम्प्लेक्स में से आ रही हैं, फील्ड आपकी आर है, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, क्योंकि ये किस तरह से ट्रीट हो रहा है? अब सी n क्रॉस n ओवर आर की तरह ट्रीट हो रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? सी ओवर अगर आर की बात करोगे तो ये एलिमेंट्स कितने आएंगे? 2। अगर आप यहाँ जितना भी लगाओगे वो आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल की बात ये है, तो इस तरह से आपने ध्यान रख लेना ये। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो मैंने पूरी ओवरऑल 2n² जो बताया था वो तो n क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स होती है उनके लिए कंडीशन थी, उनमें से हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ये आ जाएगा। तो सब सुपर डायगोनल से लेकर के इस एक एलिमेंट तक बनाने के लिए कितने एलिमेंट हमें चाहिए? n-1 इतने एलिमेंट्स हमें चाहिए। नीचे वालों के लिए तो करेंगे नहीं, क्योंकि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में ये दोनों ध्यान में रखनी होती है बातें। तो ये कितना आ गया ओवरऑल? ये आ गया n² प्लस n-n, n² माइनस n यहाँ से आ गया, प्लस n ये आ गया। तो इसकी जो आपकी डिमेंशन आएगी हर्मिशियन की इंट्रीज आपकी सी में से और आर की बात की जाए तो आपकी इंट्रीज n² आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन। इसमें क्या चेंजेस आएंगे कि अगर आप ए आई जे का ट्रांसपोज कंजुगेट करते हो तो ट्रांसपोज की जगह कौन ले लेगा? ए जे आई ले लेगा, कंजुगेट ए एच टीज रह गया। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपोज कंजुगेट जो आप लेते हो a⁻θ वो -a के बराबर आएगा। तो ए आई जे का कंजुगेट ट्रांसपोज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये -1 आ जाए, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मीनिंग होता है ना, ट्रांसपोज को मैंने कन्वर्ट करके ए जे आई कर दिया और इसका माइनस हो गया। ठीक है, माइनस वाला। ठीक है, इसमें ये चेंज आएगा। यहाँ पे
कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन यहाँ ये चेंज आ जाएगा। फिर अगर आपको डायगोनल एलिमेंट्स निकालने हो तो आप क्या कर देते हो, दोनों जगह ए आई आई और माइनस ए आई आई, यानी कि ये क्या बता रहा है आपको कि उसका जो कंजुगेट आएगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका कंजुगेट आएगा वो माइनस इसके बराबर आ रहा है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो, जीरो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी वो डाल सकते हो ना, सिमेट्री स्क्यू हर्मिशियन वाला केस भी डाल सकते हो, ठीक है जी। तो इसमें हमें यहाँ से तो यही पता चला, क्या पता चला कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे आपके। तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स में ओवर आर बात करो। अब देखो यहाँ पे हमने एन क्यों रखा था डायगोनल एलिमेंट्स में, क्योंकि वो सारे के सारे रियल थे। अब ये सारे के सारे क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, यानी कि आयोटा से मल्टीप्लाई होके बन रहे होंगे, यानी कि यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको बनाने के लिए भी तो क्या चाहिए, एन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ना। अगर इनकी शेप आ जाती ए प्लस आयोटा बी टाइप की, फिर तो इसको दो चाहिए था, क्योंकि ओवर आर की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ओवर आर की बात कर रहे हो तो कांस्टेंट एक ही आ रहा है ना, आयोटा से साथ मल्टीप्लाई होके बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएंगे, एन एलिमेंट्स भी आएंगे, ठीक है। फिर आगे वही काम, यहाँ एन माइनस वन, फिर आगे एन माइनस टू, अप टू ये आपका 1 तक जाएगा। तो डायगोनल के लिए हमने अलग से निकाल दिया, एन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। प्लस में आगे के एलिमेंट्स के लिए 1 से n माइनस वन तक ऐड करोगे तो क्या आएगा, n माइनस वन बाई टू। लेकिन ये क्या है, इंट्रीज आपकी कॉम्प्लेक्स में से है और फील्ड आपकी रियल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी n प्लस एन स्क्वेयर माइनस n आ गया, n से n कैंसिल, इसकी भी डायमेंशन क्या आ गई स्टूडेंट, n स्क्वेयर। तो चाहे हर्मिशियन की बात करें चाहे स्क्यू हर्मिशियन की बात करें, दोनों की आपकी जो डायमेंशंस आएंगी वो क्या आ जाएंगी, n स्क्वेयर आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और पर्टिकुलर टाइप रह जाती है आपकी, कि आपको क्या दिया जाएगा, ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे दी जाएंगी और आर में से एंट्रीज आएंगी और आर में से ही वो मान लो आपको। अब देखो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ आर ओवर आर, तो आप किसी भी तरह से फील्ड चेंज की जाती है तो वहाँ से प्रोसेस से उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, बेसिस को। अब आपको ये एंट्रीज दे दी जाएंगी ए। अब इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है ये भी एक तरह से रिस्ट्रिक्शन ही होती है, ये जो आपको बता रही है ना, ये रिस्ट्रिक्शंस ही है। अब रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएगा कि आपका ट्रेस ऑफ ए जीरो आ जाए, ठीक है। ट्रेस ऑफ जीरो करने का मतलब क्या है, डायगोनल वैसे एन क्रॉस, अब आपके पास इसमें देखोगे तो कितने हैं, एन स्क्वायर एलिमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी, आर ओवर आर की बात कर रहे हो तो, ठीक है। एन स्क्वायर एलिमेंट्स तो हैं इसमें जनरली, लेकिन जब ट्रेस ऑफ ए की बात करोगे वो जीरो कर दिया, यानी कि एक आपको कंडीशन दे दी इसने ट्रेस ऑफ जीरो करके, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दिया, डायगोनल एलिमेंट्स को सम करके जीरो कर दिया। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस मैट्रिक्स के सेट में वेक्टर स्पेस में अगर आपने ट्रेस ऑफ ए जीरो रख दिया तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाती है, एन स्क्वायर माइनस वन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपकी कंडीशन बनी थी तो लीनियर इंडिपेंडेंट, उसमें से हमने टोटल में से -1 कर दिया, तो एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। फिर आपको दे दिया जाता है, पहली कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन क्या बोलेगा, पहले तो जनरली तो एन स्क्वायर है, लेकिन कंडीशन बना रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट रो इज जीरो। अब देखो पहले क्या किया था, ट्रेस यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को सम को जीरो दे दिया था, वहां से एक कंडीशन आ गई थी। इसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट रो इज जीरो, यानी पहली रो का क्या दे दिया इसने। अब ये जरूरी नहीं कि एन क्रॉस एन, आप एम क्रॉस एन की बात कर सकते हो, फिर उसमें एम एन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिख ली इसलिए कर रहा हूँ, आप इसको रेक्टेंगल मैट्रिक्स लेके भी कर सकते हो। अब देखो अगर बात करूँ मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो जनरली तो एन स्क्वायर आ रहा था, लेकिन एक कंडीशन दे दी तो एन स्क्वायर वन आएगा। या फिर अगर आपने मान रखी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एम एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। एम एन का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको आप ट्रिपल स्पेस में लेके जाओगे तो एम एन की ही डायमेंशन की स्पेस बनेगी, उसमें से एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो वन। अब थर्ड में आपको क्या डाल के दे देगा, ये
सम ऑफ ऑल रोज इज 0। अगर आपने m क्रॉस n की मैट्रिक्स ले रखी है, एक रो को सम को 0 करता तो एक कंडीशन आ रही थी। अब ये बोल रहा है सभी रोज को 0 कर दिया, यानी कि सभी कितनी है, m है, तो आपके पास कंडीशन कितनी आ जाएंगी, m आ जाएंगी। तो ये आपको अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दी जा रही है m क्रॉस n की, और उसके अंदर इस तरह से दे दिया कि सम ऑफ ऑल रोज 0 है, तो उसकी जो डिमेंशन होगी वह m कॉमन ले सकते हो n-1। अब सेम आप प्रोसीजर चेंज कर सकते हो कॉलम्स के लिए, कि अगर आपको कॉलम्स में आ जाए तो भी आप, अब कॉलम की बात करें, अब ये बोल देता कि सम ऑफ ऑल कॉलम्स आर 0, कॉलम से 0 जो भी है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में n कॉमन आ जाएगा, यहाँ m-1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी कंडीशन किस तरह से भी दी जा सकती है। आपको पहले जनरली पता होना चाहिए कि हमने जनरली जो वेक्टर स्पेस लिया है उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, उस डायमेंशंस में से जो रिस्ट्रिक्शन से बनती है, जितनी रिस्ट्रिक्शन बनती है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करके हम बेसिस उसकी डायमेंशन बना लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें भी कुछ और मैट्रिसेस रहेंगी, तो वो हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे।